नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने सेक्शन 156 को समझ लिया था। सेक्शन 156 को हम लोगों ने अपने 2 वीडियोस में कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 157 को देखेंगे। सेक्शन 157 को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वो ये कि हम लोगों का यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत जल्द ही इसका एग्जाम भी कंडक्ट होगा। सो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो भी टॉपिक हम लोग कवर करें उसको यूपी पुलिस रेगुलेशन के साथ इंटरलिंक करके समझें, क्योंकि पुलिस रेगुलेशन एंड पुलिस एक्ट 50 मार्क्स का आता है प्रीलिम्स में एंड मेंस में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। एंड हमारे आंसर में भी अगर हम सीआरपीसी किसी टॉपिक को लिख रहे हैं रिगार्डिंग अरेस्ट, रिगार्डिंग प्रोसीजर, रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, या अगर केस डायरी की बात कर लिया गया सेक्शन 172 सीआरपीसी, और अगर हम पुलिस रेगुलेशन के साथ इसको इंटरलिंक करके लिखते हैं, देन आपका जो आंसर है बाकी स्टूडेंट के आंसर से ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। एग्जामिनर पे वो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालेगा। एंड हम जानते हैं कि जैसे 44 वैकेंसी है तो इस बार टॉप कॉम्पिटिशन बहुत टफ होगा। ऐसे में 1 या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में और आने वाले जो हमारे फर्दर वीडियोस हैं उसको हम लोग अपने पुलिस रेगुलेशन के साथ भी इंटरलिंक करके समझेंगे। तो आइए हम लोग अपने सेक्शन 157 को स्टार्ट करते हैं। एंड एक चीज हो, जो भी मेरे दोस्त जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। आइए सेक्शन 157 को स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए, यहीं से जो है पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने का जो पावर है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर होगा, वो इसी सेक्शन से निकल करके आ रहा है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 157 मेनली 2 से 3 बातें कहता है, वो ये कि जहां पे पुलिस को एक ये लग रहा है कि हाँ जो ऑफेंस है इट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही कैन प्रोसीड, देन he will proceed, he will collect all the evidences, and if he wants that arrest is necessary, यानी कि अरेस्ट करना अगर जरूरी है, सो उस केस में वो उस पर्सन के जिसके ऊपर एक्विजिशन लग रहा है वो उसको अरेस्ट भी कर सकता है। एंड इसका जो रिपोर्ट है वो जो मजिस्ट्रेट जिसके पास कॉग्निजेंस लेने का पावर है उसके पास इस रिपोर्ट को भेजा जाएगा। एंड यहाँ पे इसके प्रोवाइजो में एंड सेक्शन 2 भी 157 के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पावर एक पुलिस को दिया जा रहा है वो ये भी है कि अगर एक पुलिस को लगता है कि नहीं कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा, देन ही कैन स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत बड़ा पावर है एक पुलिस के पास, और इसमें 1-2 जजमेंट्स भी हैं, उसको भी हम लोग रिफर करेंगे। आइए अपने सेक्शन 157 को बेरेट से समझते हैं। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच ही इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट। सेक्शन 156 क्या कहता है हम लोगों ने पहले पढ़ा है। कॉग्निजेबल केस में पुलिस के पास जो पावर है इन्वेस्टिगेट करने का। 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report, and shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officers not being below such rank as the state government may by general or special order prescribed in this behalf to proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of the case, and if necessary to take measures for the discovery and arrest of the offender। अब ये जो सेक्शन 157 का जो सेक्शन वो ये बात कह रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, यानी कि एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाकर के जो पुलिस ऑफिसर को जो इंफॉर्मेशन दे रहा है या रिटन एप्लीकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन दे रहा है, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो जो यहाँ पे जो फ्रेज लिखा गया इंफॉर्मेशन रिसीव और अदरवाइज,
यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो पर्सन पर्सनली जाकर के पुलिस ऑफिसर को दे रहा है, या फिर इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक पुलिस के नॉलेज में आ रही है तो उस पे भी एक पुलिस को अगर लग रहा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, देन ही विल प्रोसीड, एंड वो चाहे तो खुद एज पर्सन वो खुद प्रोसीड कर सकता है, या फिर वो किसी अपने सबऑर्डिनेट को बोल सकता है कि तुम प्रोसीड करो। और वो सबऑर्डिनेट कौन होगा? जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किया होगा, पावर दिया होगा कि तुम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। एंड इस चीज की जो रिपोर्ट है वो मैजिस्ट्रेट को सेंड की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर एक पुलिस चाहे तो एक पर्सन को वो गिरफ्तार भी कर सकती है, वो उस स्पॉट पे जाएगी, वहां से एविडेंस कलेक्ट करेगी और वो सारे मेजर्स उठाएगी जिससे एक इन्वेस्टिगेशन को फ्री एंड फेयर ढंग से कंडक्ट किया जा सकता है। इसलिए हमारे पास एक दो जजमेंट्स हैं, वो ये खास तौर से जो यहाँ पे जो फ्रेज वर्ड लिखा था, इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज। सो हमारे पास है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट, लैंडमार्क जजमेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कंटेम्पलेट्स two kinds of FIR. The duly signed FIR under section 154 subsection 1 is by the informant, जो मैंने पहले कहा कि सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 के अंदर जहां पर्सन खुद पर्सनली जाकर के पुलिस स्टेशन में किसी पुलिस ऑफिसर को वो इंफॉर्मेशन दे रहा है टू द कंसर्न ऑफिसर एट द पुलिस स्टेशन। द सेकंड काइंड ऑफ FIR could be which is registered by the police officer on any information received or other than by way of an informant under section 157 subsection 1, and even this information has to be duly recorded and copy has to be sent to the magistrate forthwith। यानी कोई ये बात कह रहा है कि सपोज करिए जैसे बहुत से पुलिस के मुखबिर होते हैं जो पुलिस को उस एरिया की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, तो अगर उस पर्सन के थ्रू भी कोई इंफॉर्मेशन आया है या फिर पुलिस को सुओ मोटो, अगर पुलिस के संज्ञान में कोई अगर सुओ मोटो कोई ऑफेंस उसको अगर नजर आया है, तो उन ऑफेंस को भी वो अपने केस डायरी में उसको रिकॉर्ड करेगा और उसकी कॉपी भी जो है मजिस्ट्रेट को सेंड करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो बात बोलने की कोशिश जो ये हमें सबसेक्शन 1 का जो फ्रेज बता रहा है वो ये है कि सिर्फ वो पर्सन जो पुलिस स्टेशन में आकर के जो पुलिस ऑफिसर को वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन पे पुलिस को एक्ट नहीं करना है। इसके अलावा कोई भी अगर इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आ रही है तो पुलिस को जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना है, एंड ही हैज टू रिकॉर्ड दैट इंफॉर्मेशन इन जनरल डायरी एंड ही हैज टू सेंड दैट रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट हु हैज द पावर टू टेक द कॉग्निजेंस। आइए इसके प्रोविजो को देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट क्लॉज है when information as to the commission of any such offence is given against any person by name and the case is not a serious nature, तो officer in charge of a police station need not proceed in person or depute subordinate officer to make any investigation on the spot। अब ये बहुत ही सिंपल सी बात कह रहा है सब क्लॉज है कि जहां पे जो इन्फॉर्मेशन जो पुलिस को दिया गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, लेकिन बाद में पुलिस को लगा कि नहीं कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा, तो उस केस में जो है यानी कि पुलिस ऑन द स्पॉट गई, वहां पे उसने जो एविडेंसेस प्राइमरी फेसा जो एविडेंस उसके सामने आया, पुलिस को लगा कि नहीं कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनना, बहुत ही माइनर ऑफेंस है, देन इन दैट केस पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर सकती है। क्लॉज बी, इफ इट appears to the officer in charge of a police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case। बिल्कुल सेम चीज बोला जा रहा है यहाँ पे भी कि जहां पे अगर एक ऑफिसर को यानी ऑफिसर इंचार्ज को अगर ये चीज लग रहा है, एक आईओ को अगर ये चीज लग रहा है कि यहाँ पे कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बन रहा, कोई सफिशिएंट हमारे पास प्राइमरी फेसा एविडेंस मतलब हमारे सामने ऐसे नहीं आए जो ये साबित कर सके कि हाँ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कोई सीरियस ऑफेंस है, देन इन दैट केस वो इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर सकता है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइजो का भी प्रोवाइजो, provided further that in relation to an offense of rape, the recording of statement of the victim shall be conducted at the residence of the victim or in the place of her choice, and as far as practicable by a woman police officer
इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स और गार्जियन और नियर रिलेटिव और सोशल वर्कर ऑफ द लॉयल्टी। यानी कि यहाँ पे ये जो प्रोविजो जो चीज कह रहा है कि जहाँ पे एक रेप के विक्टिम है तो उसका जो स्टेटमेंट है वो चाहे उसके घर पर या उसके किसी जो उसके पेरेंट्स हैं वहां पे या जहाँ पे उसके रिलेटिव्स रह रहे हों या फिर वो जगह जहाँ पे एक विक्टिम एक अपने आप को सेफ महसूस कर रही है वहां पे जाकर के उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर हो सके तो जो वुमेन पुलिस ऑफिसर है उसको बोला जाएगा कि आप जो है उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करिए। अब हम चलते हैं अपने सबसेक्शन 2 पे। In each of the cases mentioned in clause A and B of the proviso to subsection 1, the officer in charge of the police station shall state in his report his reasons for not fully complying with the requirements to that subsection, and in that case mentioned in clause B of the said proviso, the officer shall also forthwith notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by the state government, the fact that he will not investigate the case or cause it to be investigated। इसका मतलब सबसेक्शन 2 एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि पुलिस के पास पावर तो है कि चलिए ठीक है, आपको लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनना, कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई आर्बिट्रेरी नहीं होगा, यानी कि पुलिस के मन पर नहीं है, उसको प्रॉपर रीजन देना होगा। इट विल नॉट बी अ mere just a blanket order, it should be a speaking, एक रीजन बात एक पुलिस ऑफिसर को अपने जनरल डायरी में नोट डाउन करनी पड़ेगी, उसको अपने केस डायरी में जनरल डायरी में बताना पड़ेगा कि ये रीजन है जिसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड नहीं कर रहा या अपने इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दिया है। और उस केस में उसको वो जो इन्फॉर्मेंट है जिसने वो इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को बताई थी, उस इन्फॉर्मेंट को भी पुलिस को ये बात बतानी पड़ेगी कि हमने इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर दिया और इसके पीछे ये पॉइंट्स हैं, ये रीजंस हैं। इसमें एक दो जजमेंट्स और हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो हम लोगों ने अभी सबसेक्शन 1 में पढ़ा कि फोर्थविथ नोटिफाइड टू द मजिस्ट्रेट, यानी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पुलिस जो मजिस्ट्रेट है उसके पास पुलिस ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट भेजेगा रिगार्डिंग दैट ऑफेंस। अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ है, कौन कौन से एविडेंस लिए गए हैं, जितनी जल्दी हो सके वो उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। लेकिन सपोज करिए अगर डिले होता है तो उस केस में क्या होगा, अगर रिपोर्ट भेजने में कोई डिले होता है तो उस केस में क्या होगा। हमारे पास एक जजमेंट है शिवलाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट। आइए इस जजमेंट को देखते हैं। प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू सेंड टू मजिस्ट्रेट कॉपी ऑफ FIR एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 157 सब सेक्शन 1 of CRPC and no explanation was given for the failure of prosecution. It was held that the failure will definitely cast shadow on prosecution case. Further, there was material contradiction in statements of prosecution witnesses and there was serious doubt about evidence regarding recovery of weapons of offense. It was held that combined effect of all these factors make prosecution case doubtful and hence accused was held entitled to benefit of doubt। यानी कि जहां पे एक पुलिस वाले ने रिपोर्ट भेजने में एक मजिस्ट्रेट को बहुत ज्यादा डिले कर दिया एंड दैट डिले इज नॉट एक्सप्लेन, वो जो डिले है वो डिले क्यों हुआ उसके पीछे एक पुलिस ने एक रीजन जस्टिफिकेशन नहीं दिया है एक मजिस्ट्रेट को, एंड जो FIR नोट डाउन की गई उसमें एंड जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो उस केस में जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो उस एक्यूज पर्सन को जाहिर सी बातें दिया जाएगा, क्योंकि वो जो प्रोसिक्यूशन की जो केस है उसको कहीं ना कहीं वीक कर रहा है, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट जरूर है, कोई ना कोई लूप होल जरूर है। तो इसका जो बेनिफिट है जाहिर सी बात है वो उस एक्यूज पर्सन को मिलेगा। देखिए इसके पीछे रीजन क्या होता है, जो हम रिपोर्ट भेजते हैं मजिस्ट्रेट को वो दिया इसलिए जाता है ताकि एक मजिस्ट्रेट जो है वो उस इन्वेस्टिगेशन को बाहर से एक ऑब्जर्व कर सके कि इन्वेस्टिगेशन
किस ट्रैक पे चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन सही है या नहीं है। सो टू जस्ट कीप एन आई ऑन दैट इन्वेस्टिगेशन, जो रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को दी जाती है। एंड अगर हम वो रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट को देते हैं, देन डेफिनेटली ये हम लोगों को समझ में आता है कि नहीं, पुलिस ने अपना काम जो है बहुत ही सही से, बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो रहा है। लेकिन जहां पे रिपोर्ट देने में बहुत डिले हो गया, 1 दिन का डिले, 2 दिन का डिले, एंड वो जो डिले है उसको पुलिस ने सही से एक्सप्लेन नहीं किया मजिस्ट्रेट को, काफी कॉन्ट्राडिक्शंस निकल करके आ रहे हैं, देन इन दैट केस मालाफाइड इंटेंशन जो है, उस इन्वेस्टिगेशन में जो मालाफाइड इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं निकल करके सामने आता है, और जो उसका बेनिफिट है वो उस एक्यूज्ड पर्सन को जरूर दिया जाएगा। तो देखिए, हम लोगों ने सेक्शन 157 को कवर कर लिया, हम लोगों ने इसमें 2 जजमेंट्स भी देखे। अब देखिए, अब अगर ये मेंस में क्वेश्चन आ जाता है और आपने सिर्फ सेक्शन 157 को ऐसे लिख दिया, चलिए बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या इसका पर्पस सॉल्व होगा? आपने लिख दिया, सपोज करिए 8 मार्क्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपने लिख दिया, एंड वहीं पे बच्चे ने जो है सेक्शन 157 के साथ रेड विद करके पुलिस रेगुलेशन के उन पैराग्राफ्स को भी मेंशन किया जिसमें इस इन्वेस्टिगेशन की बात बोली गई है, तो उसका जो आंसर होगा और जो आपका आंसर होगा उसमें बहुत डिफरेंस होगा। तो आइए अब हम इसको रेड विद करते हैं पुलिस रेगुलेशन के साथ। तो देखिए, सबसे पहले तो पुलिस रेगुलेशन में चैप्टर 11 में इन्वेस्टिगेशन डील किया गया है। एंड एक बात आप लोग और इसको समझ लीजिएगा कि पुलिस रेगुलेशन में जो है, मैं पुलिस एक्ट की बात नहीं कर रहा, अभी रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें पैराग्राफ्स हैं, उसमें सेक्शन नहीं, उसमें पैराग्राफ्स हैं। तो चैप्टर 11 में इन्वेस्टिगेशन को डील किया गया है पुलिस रेगुलेशन में, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ्स हैं जिनको हमें इसके साथ, इस सेक्शन के साथ इंटरलिंक करके लिखना है, वो ये है पैराग्राफ 104। जो 104 है वो बात करता है डिसीजन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, बिल्कुल वही सेम चीज जो अभी हम लोगों ने सेक्शन 157 में पढ़ा है। पैराग्राफ 105 प्रोसेस व्हेन अ कॉग्निजेबल केस विल नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड, बिल्कुल सेम चीज जो अभी हम लोगों ने सेक्शन 157 के सबसेक्शन 2 में देखा है, अभी हम लोगों ने प्रोविजन में देखा है कि जहां पे कॉग्निजेबल केस को जो है, जहां पे इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी पुलिस, तो पैराग्राफ 105। फिर उसके बाद पैराग्राफ 107 ड्यूटीज ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। उसके बाद पैराग्राफ 108 स्टेप्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट द केस। पैराग्राफ 109 एंट्रीज ऑफ द केस डायरीज, जहां पे मैंने भी अभी हम लोगों ने सेक्शन 157 में देखा कि जहां पे पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड नहीं कर रही, इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर रही, तो उसको अपने केस डायरी में, जनरल डायरी में उसको मेंशन करना होगा विद प्रॉपर रीजंस। तो उसको हम रेड विद करके पैराग्राफ 109 के साथ हम लोग इंटरलिंक करके लिख सकते हैं। एंड पैराग्राफ 110 प्रोसीडिंग आफ्टर अरेस्ट ऑफ अ सस्पेक्टेड पर्सन। पैराग्राफ 111 सर्च कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। और इसमें फिर और जो पैराग्राफ्स हैं, बाकी ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि इसका जो चैप्टर 11 में जो पैराग्राफ्स है वो 104 से स्टार्ट होकर के 128 तक पूरा डील करता है इन्वेस्टिगेशन से। लेकिन अगर हम सिर्फ सेक्शन 157 के साथ अगर हमें लिखना है तो इन पैराग्राफ्स को हम लोग मेंशन करेंगे। अभी मैं इन पैराग्राफ्स को समझा नहीं रहा हूं, हालांकि इनके जो कंटेंट्स है वो बहुत हद तक हमारे सीआरपीसी के साथ सिमिलर है, पर अभी इनको टेस्ट करने का मतलब है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इन सब टॉपिक्स को बाद में फिर से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने उन पैराग्राफ्स को मेंशन कर दिया कि कम से कम अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम आप अपने मेंस में इन पैराग्राफ्स को मेंशन तो कर सकते हैं। अगर आप एक्सप्लेन नहीं भी कर पा रहे, अगर आप सिर्फ पैराग्राफ लिख करके वो हेडिंग लिख दे रहे हैं, इट विल बी सफिशिएंट, बहुत अच्छा होगा वो, अगर आप उतना भी कर पाते हैं तो। इसलिए मैंने इन पैराग्राफ्स को मेंशन किया है। सो आई होप आज का जो वीडियो है, आज का जो ये जो टॉपिक है आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड हम लोगों ने पुलिस रेगुलेशन के साथ इंटरलिंक करके भी समझा। आने वाले जो वीडियोस हैं, और
खास तौर से मैं एक चीज और आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि एक वीडियो मैं बनाऊंगा स्पेशली पुलिस रेगुलेशन के ऊपर ही। तो हम लोग अपने उस वीडियो में उन टॉपिक्स को देखेंगे जहां से क्वेश्चंस हमेशा से पूछे गए और जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो कम से कम एक वीडियो में आप लोगों का प्रीलिम्स और मेंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे आपको फोकस करना है, कम से कम वो आपका प्रिपेयर हो जाए। एंड इसके आगे अब हम हमारे जो बाकी के सेक्शंस हैं हम लोग उसको कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो।